और राजा रघुवंशी हत्याकांड ने जहां पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के धमतरी से भी रिश्तों को कलंकित करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां शादी के 3 महीने बाद ही एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। धमतरी के नगरी थाना क्षेत्र में रहने वाले धनेश्वर साहू की शादी धमतरी की ही रहने वाली मीनाक्षी पटेल के साथ पूरे रीति रिवाज से हुई थी। 25 फरवरी 2025 को शादी के बंधन में बनकर दोनों ने हंसी खुशी जीवन की शुरुआत की। पति पत्नी के अच्छे रिश्तों की तस्दीक धनेश्वर के इंस्टाग्राम अकाउंट से भी होता है। धनेश्वर मीनाक्षी के रिश्ते शुरुआती दिनों में बेहद अच्छे रहे, लेकिन इसके बाद सब कुछ बदलने लगा। अपनी पत्नी के चरित्र पर पति शक करने लगा और यही से विवाद की शुरुआत हो गई। पुलिस के मुताबिक 10 जून को भी दोनों में इसी बात को लेकर विवाद हुआ और धनेश्वर ने सब्जी काटने वाले हंसिया से पत्नी मीनाक्षी के गले पर वार कर दिया। पत्नी की हत्या कर आरोपी वहां से भाग गया। जब घर के बाकी लोग पहुंचे तो सब देखकर सन्न रह गए। खून से सनी मीनाक्षी जमीन पर पड़ी थी। हंसिया के हमले से उसकी मौत हो चुकी थी। परिजनों की शिकायत पर तुरंत पुलिस ने एक्शन लिया और आरोपी को देर रात तक गिरफ्तार कर लिया। थाना नगरी के अंतर्गत वार्ड नंबर 15 में एक पति ने अपने पत्नी को हंसिया से मार दिया था, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई है और जिसमें हमने मर्डर कायम किया हुआ है। अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपी पति धनेश्वर पटेल की गिरफ्तारी की जा चुकी है। बड़ी खबर आ रही है, मोदी सरकार ने 2 रेल प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। जानकारी यह है कि झारखंड में कोडरमा बरकाकाना रेल खंड के दोहरीकरण को मंजूरी मिली है। पटना रांची की दूरी इससे कम हो जाएगी। 15 लाख लोगों को इसका फायदा होगा। साथ ही कर्नाटक के बेल्लारी से चिकजाजुर के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण को भी मंजूरी मिल गई है। एक है कोडरमा से बरकाकाना डबलिंग, दूसरी है बल्लारी से चिकजाजुर डबलिंग। दोनों काफ़ी बड़े सेक्शंस है, 133 किलोमीटर्स और 185 किलोमीटर्स के, और दोनों के दोनों इकोनॉमिक एक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्राइबल और जनरल पॉपुलेशन के मूवमेंट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले प्रोजेक्ट पे आता हूँ, कोडरमा बरकाकाना डबलिंग 133 किलोमीटर्स। ये प्रोजेक्ट 3063 करोड़ का है और ये काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस प्रोजेक्ट है, 133 किलोमीटर का है और ये पटना और रांची के बीच में शॉर्टेस्ट लाइन है। इसको डबल करने से पटना से रांची के बीच में मूवमेंट काफ़ी स्मूथ हो जाएगा, काफ़ी नई गाड़ियाँ चलाई जा सकती है और हज़ारीबाग, छतरा, कोडरमा, रामगढ़ ये जो ज़िले हैं, इन ज़िलों को अच्छी कनेक्टिविटी इससे मिले। दूसरा प्रोजेक्ट है बल्लारी चिकजाजुर। ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, प्राइमरीली कर्नाटका में ये प्रोजेक्ट है। ये भी बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, 185 किलोमीटर्स की डबलिंग है। ये 3,342 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार को डबल डेकर फ्लाईओवर की सौगात दी है। बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर है जिसका सीएम ने उद्घाटन किया। बिहार के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का सीएम नीतीश कुमार ने आज उद्घाटन किया। बहुत जल्द ही इस फ्लाईओवर से वाहनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। इसके चालू होने से पटना में रहने वाले लोगों की राह काफी आसान हो जाएगी और साथ ही शहर को जाम से मुक्ति भी मिलेगी। डबल डेकर फ्लाईओवर की लागत 422 करोड़ रुपए है, जिसकी लंबाई 2.2 किलोमीटर है। इस फ्लाईओवर में ऊपर और नीचे 2 पथ हैं। पहला 1.5 किलोमीटर लंबा है जो बीएन कॉलेज तक जाता है। दूसरा 2.2 किलोमीटर लंबा है जो शहर के कारगिल चौक से पटना साइंस कॉलेज तक जाएगा। डबल डेकर फ्लाईओवर पर गाड़ियों के साथ साथ मेट्रो का भी परिचालन होगा। डबल डेकर पुल बिहार में देखा नहीं था। बिना टिकट का घूमिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एकदम फ्री जोन है। हर हाल पहुंच जाइए एकदम। पीएमसीएच जाने का मन हो, जहां जाने का हो, 2 in 1 है। इधर से भी रास्ता है, जेपी गंगा पथ से भी रास्ता है। बता दें कि यह बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर है। दूसरा फ्लाईओवर छपरा में बनाया जा रहा है जो बहुत ही जल्द तैयार हो जाएगा। यानी बिहार में अब 2 डबल डेकर पुल हो जाएंगे। और बिहार की राजधानी पटना में फिर खूनी वारदात को अंजाम दिया गया है। पटना के मैनपुरा इलाके में 2 लोगों पर फायरिंग की गई, जिसमें एक की मौत हो गई। पटना में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद है, इसकी कई तस्वीरें पिछले कई दिनों से सामने आ रही है। अब पटना के पाटलिपुत्र इलाके के मैनपुरा में एक बार फिर से खूनी खेल देखने को मिला। व्यस्त माने जाने वाले इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें 2 लोगों को गोली भी लग गई है। इस घटना में एक व्यक्ति जितेंद्र की मौत हो गई, जबकि दूसरा शख्स राजा गंभीर रूप से घायल है। पटना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस को आशंका है कि आपसी विवाद में इस गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। 12 बजे भाई के नंबर पर फोन आया कि गोली लग गया है। 2 गोली लगा, एक तो सीना में, एक तो पीठ पे। अपराधियों की पहचान के लिए
पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और घटनास्थल के आसपास के लोगों से भी जानकारी इकट्ठा कर रही है। पटना में लगातार बढ़ रही अपराध की घटनाओं ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा दिए हैं। बता दें कि सोमवार को आलमगंज थाना इलाके में मां बेटे की हत्या की गई थी और फिर 24 घंटे के अंदर ही पालीगंज जिले में 2 लोगों की हत्या के बाद अब मैनपुरा में 2 और लोगों को गोली मार दी गई। आज लालू प्रसाद यादव का 78वां जन्मदिन है। लालू आवास के बाहर बधाई देने वालों का तांता लगा है। अठहत्तरवें जन्मदिन पर तलवार से लालू यादव ने 78 किलो का ये लड्डू केक काटा। तस्वीरों में आरजेडी सुप्रीमो का ये खास अंदाज देखा जा सकता है। कैसे लालू प्रसाद यादव तलवार से केक काटते नजर आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं से लेकर समर्थक तक पूरे राज्य में जन्मदिन का जश्न मना रहे हैं। तमाम पोस्टर बैनर लगाए गए हैं। यहाँ पर समर्थकों ने पूरे शहर को एक तरह से राजद कार्यालय से लेकर के और ये 10 सर्कुलर रोड स्थित जो आवास है वहाँ तक आप बाहर देखिए लालू प्रसाद यादव, लेकिन तेज प्रताप यादव नदारद है। जो समर्थक यहाँ पर पहुँचे हैं वो कह रहे हैं कि आज लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है, आज खुशी का मौका है और इस मौके पर वो चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव तेज प्रताप यादव को माफ़ कर दें और उनके समर्थक चाहते हैं कि आज जन्मदिवस के अवसर पर लालू प्रसाद यादव तेज प्रताप यादव को ये तोहफा दें कि उन्हें उनकी घर वापसी हो। 10 सर्कुलर रोड आवास जहां तेज प्रताप यादव के माता पिता लालू और राबड़ी रहते हैं वहां उनकी वापसी हो जाए और लालू प्रसाद यादव तेज प्रताप यादव को माफ़ कर दें। रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है। अब 24 घंटे पहले ही कंफर्म टिकट की जानकारी मिल जाएगी। कई बार जब आप ट्रेन का आरक्षित टिकट लेते हैं और वो वेटिंग लिस्ट में होता है तो यात्री परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि उनका टिकट कंफर्म हो गया या नहीं। ऐसे में यात्रियों की समस्या को कम करने के लिए भारतीय रेलवे ने एक नया प्रयोग किया है। अब ट्रेन का चार्ट 4 घंटे नहीं बल्कि 24 घंटे पहले तैयार हो जाएगा। तो 24 घंटे पहले जब चार्ट बन जा रहा है तो हम यह भी देखेंगे कि कितने लोग चार्ट बन जाने के बाद भी वेटिंग लिस्ट में रह जा रहे हैं। तो ऐसे में जो हमारी कोचिंग स्टॉक की उपलब्धता के आधार पर विशेष गाड़ियों के परिचालन के संबंध में भी निर्णय लिया जाएगा। तो जैसे क्लोन ट्रेनें हैं या फिर कोच ऐड करना, ये सारी चीज़ों को भी उसमें समाहित किया जा सकता है। क्लोन ट्रेनों का परिचालन जो है वह हम लोग पैसेंजर प्रोफाइल मैनेजमेंट से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर करते हैं कि किसी सीजन जो स्पेसिफिक सीजन है उस सीजन में कितने यात्री वेटिंग लिस्ट में रह जाते हैं और कौन कौन सी पॉपुलर ट्रेनें हैं। रेलवे का दावा है कि मौजूदा वक्त में कई ऐसी ट्रेनें हैं जिसमें वेटिंग लिस्ट 300 से 400 तक चली जाती है। ऐसे में उस ट्रेन में टिकट रिग्रेट हो जाता है, लेकिन चार्ट एक दिन पहले बनने से रेलवे के पास उस रूट पर क्लोन ट्रेनों को चलाने से लेकर दूसरे विकल्प को अमली जामा पहनाने के लिए समय मिलेगा। और एमपी के दमोह से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां पेरवारा गांव में एक जमीन पर दबंगों का कब्जा छुड़ाने पहुंची पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर दिया गया। 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। हम लोग पहुंचे, खड़े हुए, नाम बस पूछा, 30-40 लोग थे। वो लोग उन्होंने डायरेक्ट अटैक कर दिया। मोबाइल छुड़ा लिया, 100 डाल की चाबी छुड़ा ली। ट्रैक्टर में खुद ने आग लगाई, वो बोल रहे इन लोगों ने आग लगा दी। दरअसल मंगलवार रात दमोह के मगरौन पुलिस थाने की डायल 100 टीम को ये जानकारी मिली कि पैरवारा गांव में कुछ दबंग एक जमीन पर कब्जा कर बमबाजी कर रहे हैं। इसी सूचना पर जब पुलिस टीम वहां पहुंची तो दबंगों ने उन पर हमला कर दिया। उसमें ध्रुव सिंह का नाम मैं सुना है, ध्रुव सिंह कर रहा था पैरवारा का। ध्रुव सिंह हूँ मैं, तुम आ कैसे गए मेरे गाँव? किसने बोला तो मैं किसने भेजा है? उसके साथ 30-35 लोग और थे जो आतिशबाजी भी कर रहे थे वहीं खेत में, बमबारी कर रहे थे। वो उनके पास हथियार यार सब कुछ थे। वो तो लग रहा था कि आज बचेंगे नहीं। दबंगों के इस हमले में पुलिस आरक्षक बलराम लोधी और डायल 100 के पायलट मनोज राजपूत गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। जेल का ख्याल आते ही आप मन में एक सोचते हैं और आपको लगता है कि खूंखार कैदी वहाँ होंगे, जेल की सलाखें होंगी, जेल की काल कोठरी, ये सब आपके जहन में आते होंगे। लेकिन ये खबर इस तमाम आपकी सोच के बिल्कुल उलट है। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट।
महाराष्ट्र के अलग अलग जेलों में सजा काट रहे हैं कैदियों के द्वारा बनाए गए चीज़ों की मंत्रालय में आज से एग्जीबिशन शुरू हुई है। मंदिरों की बात करें तो खूबसूरत सा मंदिर जो कैदियों के द्वारा बनाया गया है वो आप इस वक्त देखिए तस्वीरों में। और ये देखिए ये खिलौने टाइप के जो व्हीकल्स होते हैं जो बच्चों के लिए इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इसे भी बनाया गया लकड़ी से बाकायदा। तो आप अपने बच्चों के लिए अगर खरीदना चाहते हैं तो ये जो बनाए जाते हैं जेल में उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मंदिर देखिए किस तरीके से ये बनाया गया है, जो शानदार मंदिर यहाँ पे भगवान की पूजा की जाती है। जब जो लोग जो जेलों में होते हैं जो सजा काट होते हैं वो देखिए ये थाने जो मुंबई सटा थाने जिला है वहाँ के कैदियों ने इसे बनाया और इसे आज मंत्रालय में जो है 2 दिन के एग्जीबिशन में इसे सेल किया जा रहा है, इसे बेचा जा रहा है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि कपड़ों की जो चीज़ें हैं जैकेट वो भी यहाँ पर बनाए गए हैं ताकि लोग पहन भी सकें, कि उसके बुनकर इस पर फिनिशिंग अच्छा किया जाता है। जो तमाम जो लोग होते हैं ये देखिए ये कोल्हापुर के जो कैदी हैं वो बनाकर जो है बनाए हैं और इसे यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर हैं जो अधिकारी हैं वो इसे आज सेल कर रहे हैं। अमरनाथ की पवित्र गुफा में आज बाबा बर्फानी के प्रथम दर्शन हुए। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष मनोज सिन्हा ने भी दर्शन किया। साल 2025 में 11 जून यानी कि आज के दिन बाबा अमरनाथ के प्रथम दर्शन किए गए और साथ ही विधि पूर्वक पूजा की गई। ज्येष्ठ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अमरनाथ की पवित्र गुफा में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की गई। पूजा और अनुष्ठान का आयोजन अमरनाथ श्राइन बोर्ड के द्वारा किया गया था। इस दौरान अमरनाथ में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष मनोज सिन्हा के साथ श्राइन बोर्ड के बड़े अधिकारियों ने भी पवित्र अनुष्ठान में हिस्सा लिया। सभी बाबा के भक्तों निवेदन करूंगा तो बड़ी से बड़ी संख्या में आवे। 3 जुलाई से यात्रा प्रारंभ होने वाली है और रक्षाबंधन 9 अगस्त तक चलेगी। श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मिलकर के यात्री सुविधाओं में भी बड़ा विस्तार किया है। सुरक्षा की दृष्टि से भी हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, CRPF, बाकी हमारे CAPF के सभी अधिकारियों ने बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था की है। यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी और 38 दिनों तक ये यात्रा चलेगी। और दिल्ली के कालकाजी में आज अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चला। सैकड़ों अवैध रूप से बने घरों को तोड़ दिया गया। बुलडोजर की कार्रवाई की ये तस्वीरें दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके की है। जहां तक आप देखिए घर जमींदोज हो गए हैं, केवल ईंट पत्थर के मलबे ही नजर आ रहे हैं। भूमिहीन कैंप की झुग्गियों पर प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन शुरू किया है। DDA की जमीन पर अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। कई सालों से लोग यहां पर अवैध निर्माण करके अपनी झुग्गियां उन्होंने बना रखी थी। कई लोगों ने पक्का मकान भी बना लिया था जिन्हें खाली करने के लिए नोटिस दिया गया और फिर आज यहां बुलडोजर चलाया गया। आपको बता दें कि इन लोगों को DDA ने 10 जून तक जगह खाली करने का नोटिस दिया था। साथ ही बुलडोजर की कार्रवाई से पहले कई लोगों को दूसरी जगह घर भी दिया गया। आम आदमी पार्टी के नेता और नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कल झुग्गियां तोड़ने का विरोध किया था। बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल हुए थे और इसके बाद कानूनी कार्रवाई में बाधा डालने के आरोप में कई लोगों को हिरासत में लिया गया। बहरहाल कानून व्यवस्था की हालत न बिगड़े इसके लिए बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई थी। झुग्गी टूटने के बाद कई लोग सड़क पर आ गए हैं। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके के भूमिहीन कैंप से TV9 संवाददाता जितेंद्र भाटी की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं कालकाजी के गोविंदपुर इलाके में और जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं दरअसल ये मलबा है भूमिहीन कैंप के उन तमाम मकानों का, झुग्गियों का, जिन पर सुबह सुबह बुलडोजर चला है। वहां देखिए 4 से 5 जो JCB हैं वहां भी उस तरफ लगाई गई हैं और ये पूरा इलाका जो है इसे भूमिहीन कैंप कहा जाता है। और इस भूमिहीन कैंप पर लोगों का कहना है कि वो 40-50 साल से रह रहे थे। आपको एक तस्वीर और दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देखिए जिन लोगों के उस तरफ घर थे वो अब यहाँ पर सड़क पर रह रहे हैं क्योंकि इनके जो घर हैं वो तोड़ दिए गए हैं। यही घर था हमारा। ये जो बुलडोजर आप ही का घर है? हाँ। तो आपको अब कहाँ रहेंगे, कुछ सोचा है? क्या पता सरकार कहाँ करेंगे। अब कहीं किराए उराए पे ले लेंगे, क्या करेंगे। कब से रह रहे थे आप यहाँ पे? मैं तो मुझे हो गए 90 में आई थी। वैसे मजदूरी कर करके झुग्गी बनाई और आज मुझे कुछ नहीं। चलिए लोग कह रहे बहुत साल से रह रहे थे। एक बार चेतन बस दिखा दीजिए किस तरीके से अब लोग जो हैं वो सड़क पर आ गए हैं। हालांकि प्रशासन का ये कहना है कि सरकारी ज़मीन है और इसीलिए यहाँ पर कोर्ट के आदेश पर जो है ये ध्वस्तीकरण का काम चल रहा है और इसको जगह को खाली किया जा रहा है।
यूपी में रील बाजों का ट्रैफिक व्यवस्था से खिलवाड़ जारी है। पुलिस ने यमुना एक्सप्रेसवे पर स्टंट करने वाली 2 गाड़ियों का 56 हजार रुपए का चालान काटा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है। ये वीडियो यूपी के ग्रेटर नोएडा का बताया जा रहा है। देख सकते हैं रील बाजों का जमघट लगा है। महंगी लग्जरी गाड़ियों में कई युवक सवार हैं। कुछ गाड़ियों के पायदान पर तो कुछ बोनट पर म्यूजिक पर स्टंट कर रहे हैं। वीडियो में आपको 2 गाड़ियां दिख रही हैं। ट्रैफिक पुलिस ने इन पर संज्ञान लिया है। दोनों गाड़ियों का ट्रैफिक पुलिस ने 56 हजार रुपए का चालान काटा है। इस वीडियो के आने के बाद कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन की सख्ती के बाद भी रीलबाज बेखौफ हैं। बताया जाता है कि वीडियो यमुना एक्सप्रेसवे के बीचों बीच बनाया गया है, जहां तेज रफ्तार गाड़ियां चलती हैं। लेकिन ये स्टंटबाज खतरे और कानून को ताक पर रखते हुए स्टंटबाजी में लगे हैं। और देश के कई राज्य इन दिनों भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं। सुबह से ही गर्मी की वजह से शरीर तपने लगा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। उत्तर भारत में गर्मी का कहर लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर समेत देश के ज्यादातर हिस्से तप रहे हैं। गर्मी की वजह से लोगों का बाहर निकलना मुहाल हो गया है। देश के 8 राज्यों में हीट वेव का संकट गहरा गया है। कल पंजाब के भटिंडा में सबसे अधिक 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान के श्री गंगानगर में दूसरा सबसे अधिक 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। फिलहाल पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग और सीमावर्ती क्षेत्रों में सीवियर हीट वेव की परिस्थिति है। अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गंगानगर में लगातार 2 दिनों से रिपोर्ट हो रहा है। इसके अलावा शेखावटी क्षेत्र, जयपुर संभाग और कोटा संभाग में भी अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड हो रहा है। दिल्ली एनसीआर भी बुरी तरह तप रहा है। कल दिल्ली में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहा। तापमान इतना ज्यादा था कि शरीर को 48.9 डिग्री सेल्सियस जैसी गर्मी महसूस हुई। आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सावधान रहने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक कल देश के 19 शहरों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। इनमें राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश के 5 शहर शामिल हैं। और जम्मू में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच रहा है। ऐसे में बेजुबान जानवरों को जू प्रशासन ने राहत देने के खास इंतजाम किए हैं। टीवी 9 संवाददाता अंकित भट्ट की ये रिपोर्ट देखिए। पूरे देश के साथ जम्मू कश्मीर में लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है। इस समय तापमान 46 डिग्री को भी पार कर चुका है। मैं मौजूद हूं जंबो जू में और यहां पे आप देखिए जू इंतज़ाम की तरफ से अलग अलग जो कदम है वो यहां पर उठाए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पर पानी है उसके ज़रिए कुछ राहत इन बेजुबान जानवरों को मिल सके, उसके यहाँ पर इंतज़ाम किए गए हैं। हमारे यहाँ पे जम्मू जू में भी देख सकते हैं ब्लैक बियर के लिए हमने खास तौर पे ये स्प्रिंकलर का इंतज़ाम किया हुआ है। खाने पीने की चीज़ों में भी कुछ अलग डाइट दी जाती है गर्मी में? खाने पीने के लिए बिल्कुल, जैसे कि हम भी ह्यूमन बींग्स हैं, हमें भी गर्मी लगती है तो हमें भी क्या चाहिए, वाटर रिच जो न्यूट्रिएंट्स, वाटर रिच जो फ्रूट्स होते हैं तो हम भी वही इनको प्रोवाइड करते हैं। जम्मू की अगर बात की जाए तो लगातार गर्मी बढ़ रही है। वहीं आपको बता दें कि पर्यटक जो है वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में लगातार जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं ताकि गर्मी से यहाँ पर बच सके। अगली खबर राजस्थान के रणथंभौर से है, जहां टाइगर के हमले में एक बुजुर्ग की मौत हो गई है, जिसके बाद लोग डरने लगे हैं, धरने पर बैठ गए हैं। लोगों का आरोप है कि वन विभाग की लापरवाही से पिछले 54 दिनों में बाघ ने 3 लोगों की जान ली है। 54 दिनों के भीतर जो टाइगर के हमले हैं वो तीसरी बार हुए हैं। कल सुबह एक बार फिर से जो है टाइगर ने हमला किया है और एक बुजुर्ग को जो है अपना शिकार बनाया। उसके बाद में ये तमाम जो लोग हैं, ये आप देख सकते हैं, ये टाइगर सफारी के बाहर ये पूरी तरीके से धरने पर बैठे हैं और किसी भी पर्यटक को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। इनकी जो मांगे हैं, इनकी मांगे जो है इनके बेटे से ही सुनते हैं। क्या घटनाक्रम था, सबसे पहले आप ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देशराज है। क्या हुआ था कल, ये बताइए। कल सुबह मेरे पिताजी को टाइगर ने अटैक कर लिया। हमें पता चला 7:30 बजे। हमें बताया कि टाइगर ने अटैक कर लिया। फिर भी हमें गेट पर आए तो हमें अंदर जाने नहीं दिया। उसके बावजूद हमें आश्वासन देते रहे कि यो लाएंगे। पता नहीं कौन लेके गए, खान लेके गए, अभी तक हमें कोई पता नहीं है। जैसे पूर्व सरपंच मेरे साथ में हैं। सर आप बताइए, ये क्या ये धरना है कल से जारी है और धरना कैसे खत्म होगा? हमारी मांगे ये है कि पहली बात तो ये जितने भी आला अफसर है फॉरेस्ट विभाग के और पुरातत्व विभाग के, इनको सस्पेंड किया जाए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों को लेकर देश के 88% से ज्यादा लोगों का भरोसा पीएम मोदी पर कायम हुआ है। ये दावा एक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर किया गया है।
राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों को लेकर देश भर के अधिकांश लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा जताया है। 6 और 7 मई को किए गए सर्वेक्षण के आधार पर ये रिपोर्ट सामने आई है। सर्वे में 14,671 उत्तरदाताओं से यह सवाल पूछा गया था कि क्या आप मानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आने पर पीएम मोदी ने लगातार कड़ा रुख अपनाया है, जिसके जवाब में 14,671 उत्तरदाताओं में से 88.06% ने पीएम मोदी पर भरोसा जताया। इसके अलावा सर्वे से पता चला कि 11.94% उत्तरदाताओं को उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ये सर्वेक्षण 2 दिनों तक एडवांस वोटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके आयोजित किया गया। यही नहीं, सर्वे को अलग अलग वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और टेलीविजन चैनलों के माध्यम से QR कोड के जरिए और भी सुलभ बनाया गया था। ये सर्वे ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद किया गया, जब 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन को अंजाम देकर आतंकवाद विरोधी नीति में बड़े बदलाव को चिन्हित किया। और यूक्रेन पर रूस का विध्वंसक हमला जारी है। रूसी सेना ने कीव और ओडेसा पर भीषण हमला करके यूक्रेन को दहला दिया है। रूस का इंतकाम कैसा होगा, कितना विध्वंसक होगा, कितनी तबाही मचेगी, इसका ट्रेलर सामने आ चुका है। रूसी बेरस ने कीव और ओडिशा को हवाई हमलों से दहला दिया। रूसी सेना के हमलों में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए। रूस ने कीव और ओडिशा पर हमले के लिए बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन का सहारा लिया। कीव धमाकों की आवाज से दहल गया। रूसी मिसाइल यूक्रेन के कीव और ओडिशा में गिरी। धमाके के बाद से कीव और ओडिशा में अंधेरा छा गया। हालांकि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने कई रूसी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। यूक्रेन पर रूस का हमला इतना जबरदस्त था कि कीव और ओडिशा में लगातार सायरन बजते रहे। लोग अंडरग्राउंड ठिकानों से बाहर नहीं निकल सके। रूस के टारगेट पर यूक्रेन के यही 2 शहर सबसे ज्यादा हैं। कीव और ओडिशा रूस के टारगेट लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। यूक्रेन के हमलों से रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा है, इसलिए ओडिशा फिर टारगेट पर है। ओडिशा में रूस के ड्रोन से लगातार हमले हो रहे हैं। यूक्रेन के दूसरे शहरों पर रूस के हमले हो रहे हैं। यूक्रेन के तमाम विमानों को स्टैंड बाय रखा गया है, ताकि रूस का हमला होते ही विमानों को हवा में ले जाकर बचाने की कोशिश हो। बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान से आए एक वीडियो की, जहां पर बच्चों को बहला फुसलाकर आतंकी बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। आतंकियों के आका बच्चों को ढाल बना रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। ये वीडियो लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी शिविर का है।